सर मैं बर्निंग स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ। एक सुपर चैट वाला सवाल मेरे से मिस हो गया। संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि सर टाटा पावर में शॉर्ट टर्म का व्यू दीजिए आपका। टाटा पावर कल 385 पे रीटेस्ट पे आपको बाई बताया था। परसों 385 के रीटेस्ट पे बाई बताया था। उसका टारगेट 407.35 था। 405.50 का हाई बना है। शायद एक आध दो दिन कंसोलिडेट करे, बट 416 रुपए 75 पैसे जा रहा है। उसके ऊपर क्लोज हो गया तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई चला जाएगा। ट्रेडर हैं तो 416.75, इन्वेस्टर हैं तो कुछ मत कीजिए, शांति से पड़ा रहने दीजिए। नहीं है तो बाई कर लीजिए, है तो पड़ा रहने दीजिए। ऑल टाइम हाई के पहले मत देखिएगा। ठीक है, ओके। बर्निंग स्टॉक्स में जो इस सूची में पहला नाम है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आज आप नज़र डालिए सर अर्बन कंपनी के स्टॉक पे, जो आप मेंशन कर भी रहे थे। दो रीजंस हैं जिस वजह से स्टॉक चल रहा है। एक तो कल जो बल्क डील हुई थी उसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बल्क डील के जरिए स्टेक लिया है। स्टॉक में 15.5% तक का मूव आज हमने देखा। 632 करोड़ रुपए के शेयर लिए हैं। 4% हिस्सा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार स्टेक लिया है, पहले भी उनके पास स्टेक है, तो एडिशनल शेयर्स खरीदे गए हैं। एनएसई और बीएसई दोनों पर बल्क डील्स के जरिए कल कुल मिला के देखें तो 632 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए। दो सेलर्स हैं यहाँ पर, एक वेलिंगटन हेडली हार्बर और दूसरा डीएफ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ साथ एबीजी कैपिटल, इनकी ओर से ये शेयर बेचे गए हैं। कल अंशुल सर क्या हुआ, इसका 6 महीने का जो आईपीओ का लॉक इन है वो भी खुला है, तो 1% के आसपास आई थिंक इक्विटी बाजार में बिकने के लिए आई है। तो एक तो आईपीओ लॉक इन खुला, तो जो शेयर्स ट्रेडिंग के लिए मौजूद हो गए वो वाली चीज़ भी हो गई, और उसके साथ साथ एक बड़े म्यूचुअल फंड की खरीद। क्या दोनों चीज़ें ये दिखा रही है कि 200 वाला जो 109 110 तक आ गया था, ये पूरा करेक्शन का फेज हो चुका है? सर देखिए, ये दो धारी तलवार होती है। जब आईपीओ लॉक इन खुला है तो मार्केट में एकदम से बाढ़ आई शेयर्स की। हम्म। इत्तेफाक कह लीजिए, या एसबीआई प्रिपेयर्ड था। एसबीआई तो प्रिपेयर्ड ही होगा क्योंकि बिना रिसर्च के तो लेते नहीं है। हम्म। वो उस बाढ़ को एब्जॉर्ब कर ले गए, इसलिए स्टॉक में बड़ी बाउंस बैक आ गई। हम्म। यही कोई म्यूचुअल फंड बायर नहीं आया होता, ये इतना ही 15-17% आपको डाउन साइड दिख रहा होता है। तो हम्म। ठीक है, वो म्यूचुअल फंड आ गया और चल गया। हमारे लिए यहाँ पे क्या है, हमारे लिए वही ट्रेड सेटअप नोट करने का है। पहले ही 15 मिनट में 150% वॉल्यूम हो चुका था। अब हम्म। होते होते 3000% वॉल्यूम राइज हो गया। 150% वॉल्यूम राइज था। मिलते मिलते 125 में मिला था। 131 तक का हमने टारगेट दिया था जो कंप्लीट हो चुका है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कुछ लोग लॉन्ग हो भी सकते हैं, बाकी हमारा टारगेट हो गया है। यहां से अगर 131 अब निकलता है तो स्टॉक में 141 तक की अपसाइड मिलेगी, और एक्सपेक्टेड है कि 131 निकाल के 141 तक जाएगा। 141 तक जाएगा तो सर अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 141 तक अगर जाना है तो? नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं है सर, अब नहीं है, अब नहीं है। ठीक है, ओके। आप तो कह ही रहे हैं कि आप मुनाफा वसूली की भी राय दी, आपने दिया था इसको पहले नीचे लेवल्स पर, और अच्छा खासा मूव इसमें आया भी है। एमएमटीसी की बात करें सर, तो आज स्टॉक में हमने 19% तक का उछाल देखा। अब स्टॉक जब चल जाता है ना सर, हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आ जाती है, तो कोई ना कोई रीज़न असाइन किए जाते हैं। अब इसमें अगर रीज़न असाइन करने की कोशिश करें तो पीईएसबी यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, इनकी आज बैठक हुई है सर। इस कंपनी में यानी कि एमएमटीसी में कुछ अहम पदों पर जो बोर्ड लेवल पोजीशंस हैं उनकी नियुक्ति के लिए कुछ बातचीत हुई है, या फिर कौन उन पदों को कैसे भरा जाए, कौन सी नियुक्तियां हो सकती हैं, उसको लेकर बातचीत हुई है। अब जहां तक अहम पदों की बात है, जो नई नियुक्तियां होती हैं, जो नए चेहरे आते हैं या फिर जो नए अधिकारी आते हैं, उनका जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस होती हैं, और जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे सीधा वास्ता होता है। तो क्या पर्सनालिटी आती है, कौन शख्स आएंगे और वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं, या कैसा एग्रेसिव स्टैंस है उनका, जो कि कंपनी को एक नई दिशा, एक नई राह पर लेके जा सकते हैं, इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। इस बैठक के बाद इतना बड़ा मूव देखने को मिला है सर। टेक्निकली क्या और अपसाइड है इसमें? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह ही 15 मिनट में ये स्टॉक अपना 200% वॉल्यूम राइज कर चुका था और सीधा 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा था 60 रुपए 72 पैसे। तब हमने ये ट्रेड दिया था। 61 निकले तो 63.50 तक, 63.80 तक जा सकता है। 63.26 का हाई बन चुका है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लोगों के पास होगा, कुछ बुक कर लिए होंगे, कुछ के पास होगा, बट 63-86 से बहुत ऊपर जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। अगर निकलता है 63-86 तो फिर आप 67 तक जाते हुए देख सकते हैं। एक ट्रेड था जो खत्म हो गया, अब नया ट्रेड खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो 63-86 के ऊपर बनेगा। ठीक है, 63-86 पार होगा तो फिर 67 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए सर। आईटी स्टॉक्स पर एक के बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं।
आज आईटी टॉप परफॉर्मर है सर। इंडेक्स वाइज देखें 4% की तेज़ी हमने आईटी इंडेक्स में देखी। सीएलएसए की कुछ सिलेक्टिव आईटी स्टॉक्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है सर, उनका स्टैंड अभी भी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट ये पहला हाउस नहीं है जिनकी ओर से ये हुआ है, इससे पहले नुआमा की ओर से भी देखें तो सेक्टर पर पॉजिटिव रेटिंग आई है। तो जो ब्रोकिंग हाउसेस की पॉजिटिव स्टैंड्स आ रहे हैं, जो पॉजिटिव रेटिंग्स आ रही हैं, उस वजह से जो आईटी को लेकर पूरा डर बना था कि आईटी डिस्रप्शन हो जाएगा पूरा इस सेक्टर में, जो चिंताएं थी वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं। प्राइस में वो दिख भी गया है, रिफ्लेक्शन आ भी रहा है। तो क्या मान के चलें सर कि ये आईटी सेक्टर में जितना भी डिस्रप्शन होना था वो प्राइस में आ चुका है, अब डाउनसाइड नहीं बची है? ऐसा है, अब आप सुनिए, इतना आईटी पे ज्ञान दे दिया गया, पहले वर्ल्ड वॉर 3 क्रूड, उसके पहले आईटी की बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, रात को कमोडिटीज की ट्रेडिंग चल रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था। मिस्टू ने अबैकस का होमवर्क किया था, तो मेरे को एक कीड़ा काटा कि मेरे पास चैट जीपीटी पेड वाला है, जेमिनाई पेड वाला है, और ग्रॉक भी पेड वाला है। मैं इसकी फोटो खींच के दे दूं कि तुम चेक कर दो, तो फटाफट चेक कर दोगे और सही करोगे। तो उसने तीनों ने बता दिया। पहले तो चैट जीपीटी से चेक किया, उसने बोला कि 60 सवाल थे, उसमें 2 पेज थे, 120 सवाल। बोला 120 में 114 सही किए हैं। बोला बहुत बढ़िया। रुचि चेक की कि जो जो टिक लिखे थे उसमें एक आध चेक की, बोले ये गलत है। तो फिर मैंने जेमिनाई को दिया, उसने बोला कि 4 ही 5 सही है, 40-50 सही है, बाकी गलत है। फिर ग्रॉक को दिया, उसका जवाब और अलग आया। मैंने रात को 10:30 बजे जो जलालत झेली है कि तुम इन कचरा पे इतना पैसा खर्च किए हो, जिनसे एक एबेकस का होमवर्क नहीं चेक किया जा रहा है, तब मुझे एहसास हुआ कि अभी एआई जो है ना वो डाइपर में है। अभी कोई इतना बड़ा नहीं हो गया कि इन्फोसिस टीसीएस को और आईटी इंडस्ट्री को खा जाएगा। अभी डाइपर में पालने में झूल रहा है। तो ओवर रिएक्शन था, खत्म हो गया। सीएनएक्स आईटी में 32,900 तक बाउंस बैक आना है। बाउंस बैक में मेरी उम्मीद है कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा पे आप बेट लगा सकते हैं, इस पे थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। बाकी किसी स्टॉक पे बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ट है। हो सकता है कि जो बात कर रहे थे लोग कि खत्म हो जाएंगे, खत्म ना भी हो, बट चार्ट पे ओवरहेड सप्लाई बिल्ड हो गई है, वो खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। इन 3 स्टॉक्स में प्ले कर सकते हैं। मेरे को अगर प्ले करना होता आईटी का बाउंस बैक, मैं इन सब ओवरहेड सप्लाई वाले स्टॉक, क्योंकि सब में, इन्फोसिस में, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा में भी बिल्ट है, मैं इनको प्ले करने की जगह आईटी 20 खरीद लेता। क्योंकि 2-2% अगर सारे लार्ज कैप भी चल गए, आईटी 20 आराम से 4-5% चल जाएगा। तो मैं आईटी 20 प्ले कर लूंगा। मेरे को इन सब में नहीं प्ले करना है। मैं पर्सनली आईटी 20 की सलाह दे रहा हूँ कि 32,900 इंडेक्स जा सकता है, वहां तक के लिए आप आईटी 20 प्ले कर दीजिए। और ये मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक की है आईटी 20, और किसी के पास मेरे को याद नहीं है कि नहीं, आईसीआईसीआई के पास आईटी 20 है, ये मेरे को पता है। ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं कि 5% का ही मूव है यहाँ से, तो क्या सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लेने हैं ये? मैं सर ट्रेडिंग के लिहाज से लूंगा। अभी फिलहाल मेरे को इतना 32,900 आते दिख रहा है। उसके बाद अगर हायर लो बन गया तो फिर मैं लंबे समय के लिए प्ले करूंगा। क्योंकि सर देखिए, बॉटम कैसे बनता है, ऐसे गिरा, ऐसे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद 2 ही चीज होती है, या तो हायर लो बनाता है और फिर हायर हाई बनता है, या नया लो बना देता है। तो अभी फिलहाल ऊपर जा रहा है। नीचे आने में क्या पैटर्न बनते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हायर लो बनेगा या टूट जाएगा। तो अभी फिलहाल 32,900 तक जा रहा है, वहीं तक के लिए रखिए। 32,900 पे देखेंगे क्या करता है। ठीक है, ओके। आप इसे इंडेक्स से जोड़ रहे हैं, इंडेक्स अभी 32,900 तक जा रहा है। आई थिंक सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो ईटीएफ है ना, तो वो इंडेक्स के हिसाब ही से चलेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, समय एक तो कम है, मुझे पता है आपका आगे भी शेड्यूल है, मुझे लगता है आप शायद अपना लंच भी साथ साथ कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, काफ़ी गिल्ट सा महसूस हो रहा है। खैर, नहीं नहीं सर, लंच नहीं करता, मैं चने खा रहा हूँ, दिमाग तेज होता है इससे। अरे वाह, क्या बात है। तो जेपी पावर पे एक बार नज़र डालिए सर। आज स्टॉक में 12%, 2 दिन में 16% का मूव आ गया। खबर आपको पता ही कल वाली है, एनसीएलटी ने अदानी साहब को अप्रूवल दे दिया है कि आप जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकते हैं। वेदांता की बोली खारिज हो गई। अब जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर का करीब 24% हिस्सा है। और बाजार में जब से ये एक्विजिशन की बात चल रही है, ये बोली लगी है जब से एनसीएलटी में दिवालिया के जरिए 24% पर नहीं रुकेंगे अदानी साहब, इसको मेजॉरिटी हिस्सा कर लेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स लगातार चल रही हैं। और जब जब ये खबर आती है तब तक जेपी पावर चलता है। जेपी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस या वेदांता में से कोई ऐसा नाम जिस पर आपकी नज़र है?
सर आपने कहा जेपी पावर के पास जेपी एसोसिएट जेपी एसोसिएट्स के पास, जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर का 24% स्टेक है। तो जेपी ये तो एसोसिएट्स अगर अदानी के पास गया तो ये भी जाएगा 24%, वो 24% पे नहीं रुकेंगे। हाँ। अब मैं फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि लोग वर्ल्ड वॉर 3 और 150 क्रूड तक पहुंच गए थे फंडामेंटल के चक्कर में, तो मेरे को डर लगता है, मैं उस क्षेत्र से दूर रहूंगा। बट जितना मेरे को समझ में आ रहा है, अगर जेपी एसोसिएट के पास जेपी पावर की 24% होल्डिंग थी, यानी उसमें आप और मैं भी हिस्सेदार थे 24% में, क्योंकि आप और मेरे पास भी जेपी एसोसिएट के शेयर थे। अब इनने क्या किया है, उनको जीरो कर दिया है, क्योंकि जीरो कर इक्विटी दिया, होल्डर को तो कुछ नहीं मिल रहा, जितना मेरे को पता है, अगर सही है नहीं तो। मिल रहा, नहीं मिल रहा सर। तो वो 24% में आपका और मेरा जो हिस्सा था वो भी खत्म हो गया। तो वो 24% से ज्यादा होगा ना अदानी के पास पहुंचेगा, क्योंकि आपका और मेरा तो जीरो हो गया। तो वो मेरे ख्याल से 24%, जो भी कैलकुलेशन बैठे, नहीं नहीं सर, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। इसमें ना हाँ जेपी एसोसिएट्स के शेयर जो है ना वो एक्सटिंग्विश होंगे। अगर आपके पास जेपी एसोसिएट्स की वो होल्डिंग है तो वो लोगों के जरिए नहीं है सर, वो जेपी एसोसिएट्स के जरिए है, और वो शेयर पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। हाँ, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे तो मिलेगा किसी को कुछ नहीं ना। नहीं सर, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो अगला राउंड शायद जेपी पावर का भी हो, अगर ये भी एनसीएलटी में गई और वो सब चीज हुई, तो हो सकता है इसका हाल भी वही हो सकता है इसका हाल वो ना हो। बट आपको पता ही है, आज नहीं पिछले 1-1.5 साल से भी हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जेपी ग्रुप एडीएजी ग्रुप पे ना कभी मैं बाई देता हूँ ना मैं देना चाहता हूँ। तो जेपी पावर है, कोई बाउंस बैक मिल जाए 16.5 के आसपास, एग्जिट प्लान कीजिए। बहुत अच्छा, नहीं कोई बाइंग है नहीं इसमें, ओवरहेड सप्लाई बहुत बिल्ड है, हर बाउंस बैक में ओवरहेड सप्लाई आ जाती है, तो एग्जिट ही की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। मैनकाइंड फार्मा में क्या करें सर, इन्होंने आज एक एक्विजिशन किया है, रोशे करके एक ब्रांड है सर, होपफुली मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उनका एक ब्रांड खरीदा है इन्होंने इंडियन मार्केट्स के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मार्केटिंग के लिए, रिवोट्रिल के नाम का। इससे माना जा रहा है सर कि इनकी जो सीएनएस थेरेपीज़ वाला सेगमेंट है ना, उसमें पोजिशनिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सीएनएस मतलब क्रॉनिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी का इम्पैक्ट हम स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं। लास्ट टाइम सर 2300 रुपये का आपने भी टारगेट दिया था, अचीव हुआ था, उसके बाद फिर नीचे आया था, वहाँ से चलना शुरू हुआ है। अभी बाइंग बनती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 2350 रुपए जा रहा है सर, तो फ्रेश लिया जा सकता है अभी। बिल्कुल बाइंग करके चलिए, 2350 रुपए जा रहा है। ठीक है। जेबीएम ऑटो और ये जो ईवी वाले प्लेज हैं वो बहुत एक्टिव हैं सर, आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिख रही है, जैसे ही बाजार में थोड़ा सा रिकवरी या फिर मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। जेबीएम ऑटो 17% तक, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो कि इसी ग्रुप की कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा उछाल बना है सर। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय? सर जेबीएम ऑटो सुबह स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बाय दिया था 529 रुपए में, 500 भैया लिखो तो ठीक से, कहाँ दिया था, 529 कुछ में बाय दिया था, 560-65 का टारगेट था, वो कंप्लीट हो गया। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लोगों के पास हो सकता है, हमने बाय दिया था। अभी भी स्टॉक मेरे को तेज लग रहा है, ऊपर 595 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है, फ्रेश बाइंग इसमें नहीं दिख रही है।